अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिन स्टोरीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे 9 मई के वाक़यात में बानी पीटीआई मुलव्विस थे। तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ सामने आ चुका है। इस रिपोर्ट में मज़ीद क्या इंकशाफात हुए, इसको डिस्कस करेंगे। आज की दूसरी स्टोरी में हम बात करेंगे सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पर अपीलों की समाअत में अहम रिमार्क्स रहे। क्या रिमार्क्स थे, इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी सलामती काउंसिल में यूक्रेन से मुतल्लिक अमरीकी करारदाद को मंजूर कर लिया गया। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। आज के डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन के लिए मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। आज के डिस्कशन के लिए मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ सजाद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और आमिर खाकवानी साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निगरान हुकूमत के दौर में की गई सानिहा 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक तहकीकात की तफसीलात सामने आ गई हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 9 मई 2023 में अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद हमने देखा कि मुल्क गिर एहतजाज हुआ, जलाओ घेराव किया गया। इसके साथ साथ हमने देखा कि फ़ौजी, सिविल और निजी तनसीबात को नजर आतिश किया गया। इस सिलसिले में 8 अफराद हलाक हुए, 290 ज़ख्मी हुए और 1900 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इमरान खान और उनकी पार्टी रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। अब निगरान हुकूमत के दौर में एक रिपोर्ट जो थी उसकी तफसीलात सामने आई हैं और उसमें ये कहा गया है कि बानी पीटीआई इसमें मुलव्विस थे। आदिल साहब, ढके छुपे हो या बरमला हो, बहुत बार ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि बानी पीटीआई 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे, लेकिन इस पे अभी तक मोहर सब नहीं हुई है। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या हक़ाइक़ गलत हैं या ये जो इंकशाफात आते हैं वो गलत हैं, रिपोर्ट्स गलत हैं या कुछ और? देखिए, जो 9 मई का इंसिडेंट है वो बेसिकली उसका एक पूरा एक बैकग्राउंड है और मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वो एक तसलसल है 2014 के धरने से। यानी कि तकरीबन 10 साल हो गए हैं। रियासत ने ख़ुद एक जमात को, उसके क़यादत को, उसके कारकुनों को जो है वो इस सारे इन्वायरमेंट के लिए ख़ुद तैयार किया। 2014 में जो कुछ हुआ वो उस वक्त की सिविल हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एक एहतजाज था और उसमें कोशिश ये की गई और उसमें यकीनी तौर पर रियासत का वो इदारा मुलव्वस था जिसके ख़िलाफ़ अब जो है वो सूरत हाल डेवलप हुई है। तो उसके बाद हमने देखा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस ने इस सारे मामले को परवान चढ़ने में तक़वियत फराहम की। जब इमरान खान जो इस्लामाबाद मार्च के लिए निकले थे तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाबंदी लगा चुका था कि डी चौक पे एहतजाज नहीं हो सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद जजेस ने ख़ुद प्रोटेक्ट किया इमरान खान को कि यहाँ पर वही सारा कुछ उस वक्त भी हुआ था जब जिस तरह का हमने मनाज़र जो है वो 26 नवंबर को देखे। तो इसमें जो 9 मई हुआ है बेसिकली हमारे रियासती इदारों ने ख़ुद एक जमात को इसके लिए तैयार किया और बाद में इमरान खान जब ख़ुद अपने आप को रियासत से बड़ा समझने लगे तो फिर ये 9 मई हुआ और उसमें यकीनी तौर पर एक तासुर पहले से मौजूद था कि अगर उनको गिरफ्तार किया गया, कारकुनों को ये बड़ा क्लियर मैसेज भी था, पैगाम भी था, तरबियत भी थी कि अगर उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके जवाब में वो कहाँ पे जाकर इसका रिएक्शन देंगे, रद्दमल देंगे। देखें, जब मॉब किसी मुकाम पर पहुँचता है और कि कोई भी शरारत जो है वो उस चंगारी को आग में बदल सकती है, तो यही कुछ 9 मई को हुआ और उसमें यकीनी तौर पर जो है वो इमरान खान का जो है वो अपने कारकुनों को जो पैगाम है जो हमने इस्लामाबाद में जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी अदालत से उस मौके पर जो उन्होंने कहा, जिस किस्म के मैसेजेस कन्वे हुए, जिस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग यानी ये कहना गलत नहीं होगा सजाद मीर साहब कि ये जो प्लान है अंदर भी जी आदिल साहब हम कंटिन्यू करते हैं। सजाद साहब, यानी ये जो प्लान था ये पहले से तैयार था, यानी ये प्लान बना लिया गया था कि अगर गिरफ्तारी होगी तो हमने इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है और हमने देखा कि प्लान एग्जीक्यूट हुआ। क्या इमरान खान के बारे में बहुत सी उसके डिफेंस पे बातें की जा सकती हैं और पीटीआई की तहरीक के हवाले से बहुत सी बातें की जा सकती हैं कि ये बदलामत गलत है या दुरुस्त है या इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, लेकिन 9 मई का एक ऐसा वाक़या है जिससे जान छुड़ाना आसान नहीं है। इसलिए नहीं है कि एक तो जब गिरफ्तारी हुई तो सब वाक़या तो उसके रिएक्शन में हुए। अब पीटीआई ये नहीं कहती कि ये जो रिएक्शन हुआ, जो काम हुआ है
ये हमारे लोग नहीं थे। उन्होंने कहा हमारे भी हो सकते हैं, उनमें भी रद्द अमल पैदा हो सकता है। बल्कि इमरान ने कहा कि दोबारा होगा अगर इस तरह किया गया, लेकिन ये कहा जाता है कि हमने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी। अब इसमें भी बड़े बड़े मोहतात अंदाज में उन दिनों में बयान आए। उन दिनों में जो कारकुनों को मशवरे दिए गए, जिनमें बहुत से लोगों ने उनका इज़हार भी कर दिया, वो यही थे कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। और जिनके नाम थे कि वो जो गाइड कर रहे थे कि आपको फलां जगह जामरात सईद वगैरह मसलन, वो अभी तक रूपोश हैं, क्योंकि उनको अंदाजा है कि उनकी गलती कितनी बड़ी थी। अच्छा, पीटीआई इसमें मुलव्वस ना भी हो, लेकिन मुजस्मा गिरा देना, एक जहाज खड़े हों हमारे एयरफोर्स के, वहाँ अटैक करने की कोशिश करना, जीएचक्यू पे जाना, कोर कमांडर हाउस पे इस तरह हमला करना, ये सारी बातें हैं तो काबिल एतराज़। अब क्या ये जा रहा है कि ये बातें काबिल एतराज़ हैं, लेकिन हमारे कहने पर नहीं की गई, और अगर की भी गई हैं और उसमें हमारे लोग मुलव्वस भी थे, तो वो हमारे कहने पर नहीं गए थे, ऑन ओन गए थे। तो ये सारी बातें एक एक लेपापोती तो हम कर सकते हैं, लेकिन इस बात को तस्लीम करना पड़ता है कि जो एक बनाया गया था मजाज, खासतौर पर 14 के धरना जिसका हम हवाला देते हैं, और उसके बाद जो एक फजा बनी थी, वो फजा यकीनी तौर पर ऐसी थी कि उसके नतीजे के तौर पर यही वाकया। देखिए, आप जमा पार खुली जगह पर वाकया है, शहर के अंदर वाकया है, उससे गिर्द आप एक मोर्चाबंद होकर बैठ जाती हैं, आप अपने बंदों को पेट्रोल बम देते हैं और मानते हैं कि हाँ दिया गया, और उसके अंदर आप पुलिस के आने नहीं देते हैं, आप कहते हैं मैंने टैची केस मान लिया था, वो आए लेकिन लोगों ने जाने नहीं दिया। तो ये लोगों ने जाने नहीं दिया, क्या बात हो सकती है? तो इस सारी बातों में एक खास तरह का मिजाज बना दिया गया था पीटीआई का। अब ये ज्यादा कहा जा सकता है कि जी आप एक कमीशन बना दें जो ये तय करे कि इन्होंने किया था नहीं किया था। कमीशन बनाने से फैसले कमीशन, पहले तो जुडिशल कमीशन जो है, ज़ाती तौर पर मेरी राय है कि वो कोई इंक्वायरी का, इन्वेस्टिगेशन का धारा तो है नहीं कि जज बैठ के फैसला करेंगे। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। आमिर खाकवानी साहब, 9 मई को जो कुछ हुआ, यकीनन हम भी उसकी मजम्मत करते हैं। आपको नहीं लगता कि 9 मई के वाकया बिल्कुल ऐसे था, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार देने के मुतरादिफ, या जो प्लान किया था, अब प्लान उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ? देखिए, जो बात आपने शुरू में की ना, मैं उससे इख्तिलाफ करता हूँ। 9 मई का वाकया एक अफसोसनाक वाकया, इसमें कोई शक ही नहीं, दूसरी राय ही नहीं इसमें ना। जिस तरह सज्जाद मीर साहब, हमारे मौसम मीर साहब ने कहा, हम सब लोग इसमें मुत्तफिक हैं कि ये वाकया नहीं होना चाहिए था। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और जिन्होंने ये किया है उनको सजाएं मिलनी चाहिए। अच्छा, ये बात अब इसमें एक तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट की, ये एक बिल्कुल ही अलग बात है। इसलिए अलग बात है कि इमरान खान तो बहरहाल अरेस्ट थे, यानी ऐसा तो नहीं कि ये कहे या किसी ने कोई ऐसी एविडेंस पेश की होगी कि इमरान खान की वीडियो या ऑडियो मौजूद थी, जैसे कि कोई इंस्ट्रक्शन मौजूद थी। मासी है उन लोगों की जो उनकी पार्टी को छोड़ गई हैं, कोई ऐसी यानी कोई काबिल एतमाद की ऐसी शहादत मौजूद ही नहीं है, यानी कि ऐसी जो। अच्छा, निगान हुकूमत की आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये वो निगान हुकूमत है जो तहरीक इंसाफ की शदीद मुखालिफ है, शदीद तरीन मुखालिफ जमात थी, निगान हुकूमत थी। उसमें पूरी मुकम्मल तौर पे इलेक्शन जो कुछ हुआ जिस तरह नहीं करने दिया, सब कुछ सबके सामने है। उनकी कोई खुफिया रिपोर्ट, जितनी मर्जी वो खुफिया या तहकीकात की, उस पर क्या एतमाद हो सकता है? तरीका उसका क्या हो सकता है? तरीका तो यही हो सकता है कि कमीशन बने ना, कोई क्रेडिबल कमीशन बने। या तो हमारे ये पुलिस के ये कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, ये पुलिस और ये इन्वेस्टिगेशन करने वाले अदारे हैं, ये इतने क्रेडिबल हों कि इनकी रिपोर्ट पर हर किसी को ट्रस्ट हो। इनकी रिपोर्ट पर ट्रस्ट नहीं होता। इमरान खान के दौर में भी इनकी जो रिपोर्ट्स नवाज शरीफ साहब की शरीफ फैमिली के खिलाफ थी, मतलब मिसाल। लेकिन अगर इस पे भी किसी को ट्रस्ट नहीं है, तो फिर कौन तयन करेगा कि 9 मई का जो मास्टरमाइंड है वो कौन है? एक मिनट जी, आपने मुझे एक सिर्फ बात करने दे। अब जैसे राना सनाउल्लाह साहब पे निशात केस इमरान खान दौर में बना, अब वो एएनएफ ने बनाया। अब हम सब जानते हैं, उस वक्त ही जानते थे कि ये जाली और झूठा केस था। आज सबके सामने है कि वो झूठा केस था। तो बदकिस्मती ये कि हमारे यहाँ क्रेडिबल ये चीजें रही नहीं है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। तो इसका तहरीक इंसाफ का ये तो मैं समझता हूँ ये बात इनकी ठीक है कि इसको इन्वेस्टिगेट प्रॉपर होना चाहिए, और जो है उनको सजाएं मिलनी चाहिए। तो ये बात ठीक है ना, बाकी अदालतें वो काम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी है। आदिल साहब, अगर लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी है तो फिर इसका तयन कौन करेगा कि 9 मई को जो हुआ उसका मास्टरमाइंड कौन है? देखिए, खाकवानी साहब बात कर रहे थे जुडिशल कमीशन की। माजी में भी जुडिशल कमीशन बनते रहे हैं, बहुत सारे
कमीशंस की रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आ सकी। जिन कमीशंस की रिपोर्ट जो मंजर आम पे आई तो उसके बाद क्या हुआ, 2014 में जो धरना दिया था यहाँ पर इस्लामाबाद में, और जिसके बाद एक कमीशन बना था और उस कमीशन में ये साबित हुआ था कि वो धांधली नहीं की जिसकी बुनियाद पर इमरान खान ने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की। तो क्या इमरान खान ने उस पर ऊपर माफ़ी मांग ली थी जब ये साबित हो गया था, अदालत ने जब साबित कर दिया था? उन्होंने आगे बढ़ने की बात ज़रूर की थी, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया था, जिस तरह से उन्होंने किया, पार्लियामेंट पर हमला किया, जो कुछ किया उसके ऊपर उन्होंने कोई कौन से माफ़ी नहीं मांगी अभी। और अभी भी जो कुछ हुआ है वो डिमांड तो कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और अगर जुडिशल कमीशन में ये चीज़ साबित हो जाती है कि ये सारा कुछ हुआ था और उसमें कौन कौन से जो है वो लोग मुलव्वस है। देखे, लीडर का काम होता है अपने कारकुन को डायरेक्शन देना, तो यही कुछ 9 मई से पहले हुआ ना कि एक बाकायदा डायरेक्शन उनके कारकुनों के पास मौजूद थी कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तो फिर उनका रिएक्शन कहां पर, किस जगह पर और किस तरह जो है वो होना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि तहरीक इंसाफ की ने जब भी एहतजाज किया है उनके कारकुन जो है वो बेलगाम रहे। क़यादत जो है उसने उनको जो है इंतजामिया के सामने, इस्टेब्लिशमेंट के सामने, फोर्सेस के सामने जो है वो निहत्ता छोड़ दिया, कोई लीड करने वाला नहीं था। इसी वजह से जो है वो हमेशा जब भी तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है उसका नताइज जो है वो संगीन ही निकलते हैं। तो ये एक उस जमात में एक कमी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम। जी कंप्लीट कीजिएगा। जी बात आदिल साहब, आप ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब भी एहतजाज होता है तो हम देखते हैं कि पुरअमन एहतजाज जो है वो पुरअमन नहीं रहता। सजाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शिकवा करती हुई नजर आती है कि हमारे एहतजाज को पुरअमन नहीं रहने दिया जाता। उनका ये इल्जाम किस हद तक दुरुस्त आपको लगता है कि है? लेकिन पुरअमन एहतजाज के दुनिया भर में एक माने होते हैं। आपने देखे होंगे दुनिया में एहतजाज होते हुए किस तरह लाइनों में वो लोग चलते हैं और ट्रैफिक साथ चल रही होती है, कोई मजारा नहीं होता, कोई पत्थरबाजी नहीं होती, कुछ और कुछ नहीं होता। वो तो आप छोड़ दें। हमारे जैसे मुल्क में जब भी कभी एहतजाज होगा, इमरान खान का तो छोड़िएगा, इनका तो खैर मजाज है कि इनके एहतजाज में एक तरह की सख्ती तलखी और आ जाता है। लेकिन वैसे भी जब कभी हमारे यहाँ एहतजाज होते हैं जिसको हम जमहूरी और पुरअमन एहतजाज कहते हैं, वो पुरअमन हुआ नहीं करते। और खास तौर पर इमरान खान की पार्टी जो एहतजाज करती है उसमें ये कहना कि पेट्रोल बम बना, हमने कहा था उन्हें, तो पेट्रोल बम लेके बैठ जाना और ये कहना कि हमारे लीडर को पकड़ोगे तो हम पेट्रोल बम मारेंगे, तो ये तो कोई पुरअमन किसी एहतजाज किसी जमहूरी रियासत के मजाज के मुताबिक तो नहीं हुआ करता। ये उनका मजाज है, इसको तस्लीम करना चाहिए। सजाद साहब, आप ये जो निगरान हुकूमत के दौर में जो सानिया 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक तहकीकात हुई थी उसकी अब रिपोर्ट में इंकशाफ आए हैं, इसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है और इस पर कितना इन्हिसार करेगी गवर्नमेंट? क्रेडिबिलिटी की बात है। अभी जो जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं मुज़ाकरात में, वो क्या मांग रहे हैं? वो कहते हैं 3 सीनियर पोस्ट जजेस का बनाया जाए, यानी जजेस को नॉमिनेट करते हैं, जजेस के नाम भी बता देते हैं कि एक का नाम मंसूर अली शाह होगा, एक का मनीब होगा और एक चौथी जो अब इसके हमारी अदालत के आईनी अदालत के बने एक वो होंगे। वह मेजॉरिटी में वो जजों को भी नॉमिनेट कर देते हैं। यानी उनका कहना है कि एक कमीशन बनाया जाए, क्योंकि फैसला अगर अदालत के पास जाना है और अदालत ने उसको जज करना है, अगर मिलिट्री कोर्ट की बजाय सिविल कोर्ट में जाए या मिलिट्री कोर्ट के बाद सिविल कोर्ट में जाए, तो फैसला जजों ने करना है। लेकिन वो कहते हैं खास तरह के जज जो हैं, वो जो जज हमें पसंद है वो जज फैसला करे। अच्छा, उनकी बात भी ठीक है, सब जजों पे ना वो एतबार कर सकते हैं ना रियासत एतबार कर सकती है। अदालती निज़ाम भी इतना तलपट हो गया है कि किसी पे एतबार करना ही मुमकिन नहीं रहा। लेकिन इसके पूरे बावजूद ये कहना कि जजों का एक कमीशन बनाना एक मजाक बन गया हुआ है। जजों को ये काम नहीं है कि वो इंक्वायरी करते फिरे। पहले ये था कि लोगों ने कहा कि पुलिस गलत करती है, MKM के जमाने में उन्होंने कहा JIT बना दी जाए, एक नई इस्तेलाह लग गई। JIT के बनाने का मतलब है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें MI का आदमी भी हो, ISI का आदमी भी हो। फिर जब इन लोगों की खराबियां पैदा हुई नवाज शरीफ के जमाने में, खासतौर पर जब केस आया तो लोगों ने कहा फैसले तो MI और ISI ने कराए, उनके खिलाफ एतराज पैदा हुआ।
अब जुडिशियल कमीशन का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। कल अदालतें बदनाम हो जाएगी तो फिर हम कुछ और ढूंढेंगे। हमारा तो मजाक ही आप बन गया बिल्कुल है। बिल्कुल दुरुस्त जानिब इशारा कर रहे हैं। खाकवानी साहब, चलें, जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रही है पाकिस्तान तहरीक। अगर हुकूमत के पास तमाम हक़ाइक़ भी हैं और मौके पे मौजूद लोगों की जो इंतशार फैला रहे थे, वीडियोज़ भी मौजूद हैं, जो भड़का रहे थे उनकी ऑडियो वीडियोज़ दोनों मौजूद हैं, अगर इतने सब कुछ हक़ाइक़ मौजूद हैं तो फिर डर किस चीज़ का? क्यों नहीं जुडिशल कमीशन बनाया जा रहा? देखिए यही तो सवाल है ना। हुकूमत का अगर वो दावे है कि सबूतों को देखें, मैं ये कहता हूँ बात ये मीर साहब ने कहा 3 जजेस का, 3 सीनियर मोस्ट जजेस का मुतालबा एक माकूल मुतालबा है कि चले इसको ना सही अपने मर्जी के कुछ जजेस को ही भाई देखें। बात ही है जब चीफ जस्टिस के तौर पे इनको 2 सीनियर जज पसंद नहीं थे और उन्होंने वो अमेंडमेंट करके और तीसरा जज बनाया, फिर अपनी मर्जी के जज साहब को आईनी अदालत का बेंच बनाया, आईनी जो बेंच का सरबराह बनाया, तो दोनों तरफ चीजें चल रही हैं। मैं कहता हूँ किसी भी सीनियर जज को, किसी रिटायर्ड जज को बना देते हैं, किसी ऐसे रिटायर्ड जज को जो बात ही है कि बंदा कंट्रोवर्शियल ना हो, यानी। और हमारे यहाँ ऐसे जजेस मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि जजेस ऐसे ना हो जो कंट्रोवर्शियल ना हो। कई जजेस मौजूद हैं, चीफ जस्टिस सबानी बाजवाद खाजा जैसे हैं, और भी कई लोग हैं जो काबिल एहतराम हैं, जिन पे कभी कोई इतराज नहीं लगा। लाहौर के, पंजाब के, सिंध के, कहीं के भी, पेशावर के, बलूचिस्तान, किसी के भी जज ऐसे खाकवानी साहब, लेकिन मसला तो ये है ना कि अगर जुडिशल कमीशन उन जजेस के साथ बन जाता है, उनका फिर जो फैसला आएगा वो माना नहीं जाएगा। नहीं, क्यों नहीं माना जाएगा? जैसे आप अभी आदिल साहब ने बात की थी, जैसे कि इमरान खान के दौर में जो कमीशन बना था, उस कमीशन के फैसले जिससे उन्होंने कहा था कि धांधली तो हुई है, लेकिन इंफरादी लेवल की हुई है, मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई जुडिशल कमीशन के। उस फैसले के बाद इमरान खान की पॉलिटिक्स बिल्कुल खत्म हो गई थी एक तरह की। इमरान खान को वो फैसला मानना पड़ा था, और खान साहब ने कहा कि मैं भी अब केपी में जाता हूँ और करता हूँ। वो तो एक साल 6-8 महीने तक इमरान खान किसी जब काबिल रहा नहीं थे। वो तो पानामा का स्कैंडल, इंटरनेशनल स्कैंडल आया पूरा एक इशू दुनिया भर में, तो पानामा से इनको दोबारा से मौका मिलना है, तो वापस आने का सियासत में पलटी इनकी हुई, तो वो भी इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आप सब जानते ही हैं। तो अगर इस तरह का जुडिशल कमीशन बने, एक ऐसा काबिल जज हो, कम अज कम फिर पीटीआई के पास कोई जवाब क्यों नहीं रहता? अभी आप देखें ना, एक मतलब सिंपल सी बात है ना, बहुत सादा बात है। हुकूमत कहती है निगरान हुकूमत एक ही एक्सटेंशन है, मिली हुई चीज है ना। 2 सालों की हुकूमत, पिछली पीडीएम की 16 माह की हुकूमत हो या निगरान हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत हो, ये सेम चीज है, सेम पे कोई फर्क ही नहीं है, एक जैसी चीज है सबकी। अब ये कहते हैं कि ये 9 मई किया तहरीक इंसाफ ने, तहरीक इंसाफ कहती है हमने नहीं किया, तो फिर आखिर कोई तीसरा फरीक चाहिए ना जो उसको फैसला करे। ये तो बिल्कुल सादा सी बात है ना, किसी ने फैसला करना है ना। अब अगर अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं, अब वहां पे भी बात ये है, अदालतों में भी बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी चीजें हमारे सामने ही हो रही है ना, कि जो केसेस इमरान खान के खिलाफ है, बानी पीढ़ी के खिलाफ है, रात 11 बजे तक समाअत हो रही होती है, और हम जानते नहीं। ठीक है खाकवानी साहब, 9 मई का जो वाकया है या जो वाकयात हैं वो बानी पीटीआई की रिहाई में एक बहुत बड़ी रुकावट है। आदिल साहब, एक सवाल ये कि बानी पीटीआई की रिहाई आपको मुमकिन नज़र आ रही है इन तमाम तर मामलात के बावजूद? और दूसरा ये वही सवाल कि फिर 9 मई के वाकयात में मुलव्विस कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, आखिर तयन कौन करेगा इसका? देखिए, आपका जो ये सवाल है, जो आपने अगले सेगमेंट रखा उससे जुड़ा हुआ है। आज चूँकि अदालत के अंदर भी ये मामला डिस्कस हुआ है, और आप जनरल फैज़ की चार्जशीट उठा के देख लेना, और उसमें बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश होती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा। और जो आज कोर्ट में जो हियरिंग हुई है, उसके अंदर जो जस्टिस मसर्रत हलाली ने जो सवाल उठाया है, वो इससे चीज़ें पता चल रही है। गठजोड़ का मतलब ये है कि अगर फ़ौज के किसी बंदे ने आपके साथ मिलकर गठजोड़ किया, फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत की कोशिश की या फ़ौज पर हमला करवाने की कोशिश की, तो उससे जो है चीज़ों ने आगे चलना है। तो ये आने वाले दिनों के अंदर जो है वो चीज़ें और तरफ चलेगी। जुडिशल कमीशन का मामला, जुडिशल कमीशन की बात अब बहुत पीछे रह गई है। आपको पता है कि जो है वो आर्मी कोर्ट से जो है वो उनको बहुत जो है वो 90s के करीब जो लोग हैं उनको सजाएं हो चुकी हैं। इसमें जो असल क्वेश्चन है वो ये है कि आधे केसेस जो है वो मिलिट्री कोर्ट पे चलते रहे हैं, और बाकी जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की जो है वो अदालतों के अंदर है, और बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो इस वक्त जो है वो जेल काट रहे हैं। ठीक है, यानी मजीद मामलात आपको पेचीदा होते नजर आ रहे हैं। सजाद साहब, आप मामलात पेचीदगी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं? सजाद साहब, देखिए,
तो जो कुछ भी हो रहा है इसमें एक कंफ्यूजन तो हमने पैदा कर दी है कि जब 9 मई के वाकयात पर कार्रवाई करने के लिए कोई अमल करने के लिए हमने वक्त बहुत ले लिया है। 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया, मामला कहीं ना कहीं हो जाता है, उसमें सियासत की कई उलझनें, कई गुंजलकें जो है वो शामिल कर दी गई हैं और शामिल हो गई हैं। जब ये वाकया हुआ था फौरन 1 महीने के अंदर अंदर इस पर जो भी चार्जशीट लगनी चाहिए थी, अगर उन पर लगती तो जवाब उन पर मुश्किल होता, अगर उनके खिलाफ भी होती तो उनका डिफेंस उन पर ये आसान होता। हमने जानबूझ के उसको लंबा किया, क्यों किया ये मैं कभी नहीं समझ पाया। अब अदालत में बहुत सी बातें आ रही हैं, जैसा कि बता रहे हैं, मैं इस्लामाबाद में हूँ नहीं, अंदाजा नहीं कर सकता, रिपोर्टिंग ही उसकी देख सकता हूँ, उससे तो मुझे ज़्यादा अंदाजा नहीं होता, लेकिन जो इतलात मिल रही हैं उससे ये मालूम होता है कि बहुत सी खबरें लीक होगी, खुल के सामने आएगी, मालूम होगा। ठीक है, इसको अगले टॉपिक में डिस्कस करते हैं। काकवानी साहब, आपको क्या लगता है डिले का जो रीज़न है वो क्या हो सकता है? 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे। देखिए, हमारा अदालती निज़ाम है ही स्लो। मतलब ये पहला केस तो नहीं है ना कि हमारे अदालती निज़ाम में मर्डर हो जाते हैं, संगीन मर्डर, सरेआम गोलियां मार दी जाती हैं और उसकी केसेस में भी 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं। हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम, हमारा सिस्टम, इसमें खामियां ही हैं। तो ये मसाइल हमारे यहाँ अदालती निज़ाम से तक पूरी रिफॉर्म नहीं आती। कोई भी आप जितना मर्जी स्पीडी ट्रायल करके देख लें, कोशिशें करके देख लें पाकिस्तान, और जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ ज्यादा होता है। अब इंदिरा गांधी का कत्ल, मैं वो मिसाल देता हूँ, इंदिरा गांधी के कत्ल से बड़ा वाकया क्या होगा इंडिया में, और उनकी कातिलों को आप जरा किसी दिन आप बैठ के गूगल करके देखें कितने साल बाद सजा हुई। पूरा प्रोसेस चला, ड्यू प्रोसेस चला, नीचे से ऊपर तक, सुप्रीम कोर्ट तक गया। हमारे यहाँ ये शोर बचता है कि भाई इंसाफ तभी है अगर महीने में अगर हो जाए, अगर साल या 2 साल बाद इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ तभी इंसाफ ही होता है। प्रोसिक्यूशन की खामियां होती है अपनी जगह, जैसा अमीर साहब ने इशारा किया, ये फौरी तौर पे होता है कि जरा चीजें जरा मैनेज और बेहतर हो जाती हैं, तो बाद में हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल और आ जाते हैं। हमें हमारा सिस्टम बड़ा ठीक है, सिस्टम को तब्दील करने की जरूरत है। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब हम आएंगे तो मिलिट्री ट्रायल केस की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, इस पे अपने पैनल की राय जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत हुई है और दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने बानी पीटीआई इमरान खान से मुतालिक अहम मुकालमा किया है, जबकि उनके जो वकील हैं उज़ैर भंडारी, उन्होंने अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हमें इस माइंडसेट से निकलना होगा कि फ़ौज ही सब कुछ कर सकती है, जिस पे जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आप कोई और बात कर रहे हैं, आपका जो मौक्कल है वो दूसरी बात करता है। मौक्कल ये कहता है कि जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूँगा, जिस पे वकील उज़ैर भंडारी ने ये कहा कि जो बाहर की बात है वो मैं नहीं करता, जिस पे मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि ये बाहर की बात नहीं बल्कि ये सियासत की भी बात नहीं, ये हकीकत की बात है। आदिल साहब, बड़े दिलचस्प रिमार्क्स रहे, बड़ा दिलचस्प मुकालमा रहा। देखें, जो इस वक्त फौजी अदालतों के हवाले से जो इस वक्त केस है वो अपने हतमी मराइल में है और तहरीक बानी पीटीआई के जो वकील हैं उनके दलाइल अब मुकम्मल हो चुके हैं। तो लगता तो ऐसे ही है कि ये जो अगले कुछ दिनों में जो है इसका कोई फ़ैसला आ जाएगा और इस फैसले के साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो जुड़ी हैं। आज जजेस के जो क्वेश्चंस थे, जिस तरह से एक क्लैरिटी जो इस पूरी सबात के दौरान एक चीज़ नज़र आई, वो जस्टिस मुसर्रत हलाली के हवाले से था। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि उन्होंने कहा कि गठजोड़ अगर साबित हो जाए तो फिर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। तो ये एक, अगर इसी बुनियाद के ऊपर फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का फ़ैसला आ गया तो फिर यकीनी तौर पर एक और फ़ैसला जिसके सब मुंतज़र है वो जस्टिस जनरल फैज़ का है, जिसके हवाले से एक चार्जशीट मौजूद है जिसमें कहा गया है कि वो 9 मई के जो वाक़या है उसमें मुलव्वस हैं और वो किस किस के साथ राब्ते में थे और किस तरह से वो पूरा इंसिडेंट जो है वो ऑपरेट हुआ। तो इसके बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा जो एक जो मंज़र है जो जिसके बारे में हम बड़ी क्यासराइयाँ की जा रही थी कि अगर जनरल फैज़ को सज़ा हो गई तो उसके बाद कौन कौन जो है किन किन का केस जो है वो मिलिट्री ट्रायल में जा सकता है। तो ये इस फैसले के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। देखना ये है कि ये प्रोसेस कितनी जल्दी अपने जो है वो हतमी अंजाम की तरफ बढ़ता है और मामला जो है वो ठीक है। आपको लग रहा है कि हतमी मराहिल में ये जो केस है वो दाखिल हुआ है। सजाद साहब, जिस तरह से मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि गठजोड़ अगर साबित हो गया तो सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है, तो आपको लगता है कि मामलात जो हैं वो अब फाइनली हमें हतमी मराहिल में दाखिल होते हुए नज़र आ रहे हैं और फैसला आने ही वाला है इसका?
देखें, सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में माजी में होता रहा है और इमरान खान के ज़माने में भी होता रहा है। मसला ये नहीं है कि ट्रायल वहाँ अगर कोई ऐसा जुर्म किया जाए जो रियासत के ख़िलाफ़ हो, जो रियासत की सिक्योरिटी की एजेंसियों के ख़िलाफ़ हो, तो ऐसी सूरत में आमतौर पर ट्रायल हुआ करता है। लेकिन मसला ये नहीं है, ये हमने इसको बड़ा मसला बना दिया है। ये अगर ट्रायल हो भी जाएगा तो इसको आम अदालतों में आना पड़ेगा। आम अदालतें आपकी फैसला वही करेंगी और सारी सूरत हाल का नक्शा जो है वो उसी वक्त सामने आता है जैसे कि हम इस पर गौर करें तो बड़ी बात आती है कि जब ये फैसला जनरल फैज़ हमीद का फैसला, जनरल फैज़ हमीद पर चार्जशीट करके उसे कोर्ट मार्शल करके फौज ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, यानी कि अपने एक 3 स्टार जनरल के जो उनकी एक बहुत ही की पोजीशन पर थी उन पर चार्जशीट लगाकर उन पर मुकदमा चलाना बहुत ही गैर मामूली बात है। और उस सिलसिले में अगर कोई फैसला आ जाता है तो और इस फैसले के साथ उसको मुरतब करके कोई निकाला जाता है कि इसका क्या मतलब निकलता है, तो फिर शायद बहुत से नताइज जो हैं वो सबके सामने आए। लेकिन लगता यही है कि इसको एस्टेब्लिशमेंट भी ये नहीं चाहती, हुकूमत भी ये नहीं चाहती कि इमरान खान को फौरी तौर पर तेजी के साथ या किसी ऐसे ट्रायल में मुलव्वस कर दिया जाए कि दुनिया में ये आवाज़ें उठें कि इस आदमी को छोड़ो, इस आदमी के साथ इंसाफ करो, इस आदमी को जो फंसा हुआ है इसको इन जेलों से आज़ाद करो। बल्कि वो चाहते हैं कि सब लोग सारे मंजरनामे को देखें। तो ये सारी सूरत आसान नहीं है। इस वक्त जिस एहतियात के साथ मुकदमा चलाया जा रहा है उसमें कोशिश ये की जा रही है कि मुकदमे की सारी सूरत जो है वो आम लोगों के सामने खुलकर आए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। खाकवानी साहब, फैज़ हमीद को चार्जशीट कर देना सेल्फ एक बहुत बड़ा मैसेज था, लेकिन उसके बावजूद ये जो डिले किया जा रहा है, आपको भी यही लगता है कि इंटरनेशनल प्रेशर है जिसका दबाव है? देखिए, मेरे तो ख्याल है कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ तो फैसला आ जाएगा, वो फील्ड मार्शल, वो जो कोर्ट मार्शल, वो तो उसका डिसीजन आ जाएगा, वो तो उसका तो इंटरनेशनल प्रेशर ताल्लुक नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि मिलिट्री कोर्ट का अगर आईनी बेंच ने फैसला उस हक में सुना दिया जिसके तो काफी इम्कान हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि कोर्ट केस चल रहा है कोर्ट में तो हमें को राय नहीं देनी चाहिए फैसले पे, तो मतलब पहले से हमें एक मफरूदा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बहरहाल अंदाजा हो रहा है सबको। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये हो भी जाए ना, मिलिट्री कोर्ट को इख्तियार मिल भी जाए, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के खिलाफ ये फैसला देंगे। मैं सजाद मिर्जा की बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ, मुतफिक हूँ। यूरोपियन यूनियन का फौरी प्रेशर आएगा, आप देखिएगा। पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस की बात हम वैसे ही फंसे हुए काफी सारी चीजों में, हम सजाए मौत नहीं दे पा रहे लोगों को, जहाँ सजाए मौत हो चुकी है उन पे अमल दरामद नहीं कर पा रहे हम, और ऐसे बहुत संगीन केसेस में, यानी रेप केसेस में, मर्डर केसेस में हम नहीं कर पा रहे। तो दूसरा ये कि अब अमेरिकी कांग्रेसमैनों की भी जो कुछ उनकी चीजें आ रही हैं, खत और चीजें चल रही हैं, वो तो बहुत एक मिलिट्री कोर्ट को दुनिया कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी ना, जब जितनी भी क्रेडिबल हो, जितना भी अच्छा हो, शफाफ सिस्टम हो, मिलिट्री कोर्ट ही समझा जाता है हमेशा, खासकर अमेरिका और यूरोप में। तो वो तो एक बहुत ज्यादा दबाव आएगा मेरे नहीं ख्याल के, लेकिन उसको एक लेवरेज के तौर पे और बार्गेनिंग के तौर पे, प्रेशर के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा कि तहरीक इंसाफ को चीजों पे अकोमोडेट हो करने को, या चीजों में ये अपनी जगह होंगी चीजें। तो ये फैक्टर है डिले का, इसमें तो मुझे तो इसमें बिल्कुल इत्तेफाक है। ठीक है, अगर ये बहुत से फैक्टर्स हैं और इंटरनेशनल प्रेशर भी है, तो आदिल साहब फिर बीच का रास्ता इस तरह से अपनाया जा सकता है, और कौन जो है वो बीच का रास्ता अपनाने में हेल्प आउट करेगा? इमरान खान खुद ही हेल्प आउट कर सकते हैं अपने रवैये से। जिस किस्म की सूरत हाल वो माजी में उन्होंने डेवलप की, जिस तरह से उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत को निशाना बनाया, जिस तरह से अब बरतानिया के अंदर आर्मी चीफ के दौरे के मौके पर जिस किस्म का एहतजाज किया गया, या जिस किस्म की ज़ुबान जो है सोशल मीडिया पर उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाती है, तो असल चीज़ तो यह है कि अगर आप चाहते हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत आगे बढ़ाना, तो फिर आपको अपने रवैये में तब्दीली लाना ज़रूरी है ना। अगर आप एक तरफ इल्ज़ाम तराशियों से बात नहीं आएंगे और दूसरी तरफ आप हो सके, आपकी रिहाई मुमकिन हो सके, तो रवैये को तब्दील करना होगा। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम सलामती काउंसिल में यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर हो गई है, इसको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। रूस और यूक्रेन की जंग को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और सलामती काउंसिल में यूक्रेन से मुतल्लिक अमरीकी करारदाद को भी मंजूर कर लिया गया है। आदिल साहब, रूस और यूक्रेन जंग के 3 साल मुकम्मल तो हो गए हैं, एक तो ये कि अमरीकी करारदाद को मंजूर भी कर लिया गया है। इस जंग के क्या नताइज निकले हैं और आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? अमरीका ने यूरोप की जगह अब रूस को इत्तेहादी बना लिया है।
देखिए, ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है अमेरिका का, ट्रम्प का ख़ास तौर पे। ये रियासती उनकी जो पॉलिसी थी, कई दहाइयों से जो पॉलिसी थी, नेटो जो है वो एक मुस्तकिल इत्तेहादी है अमेरिका का, और ये 32 ममालिक की जो सोच है उसके ख़िलाफ़ ट्रम्प जो है वो रशिया के साथ, रशिया को जिस तरह से उन्होंने एंगेज किया है, गो के ये मामला तो एक काफ़ी 2014 से चला आ रहा है, जो यूक्रेन के हवाले से था। तो अब एक तरफ यूरोप हो गया है, और दूसरी तरफ जो आलमी ताकत की तकसीम थी जो पहले, जिसमें पहले हम देखते थे कि चाइना और रशिया जो है वो एक तरफ हैं, तो अब अमेरिका का एक जो या ट्रम्प का जैसे कह सकते हैं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ैसला है, और यकीनी तौर पर इसके बड़े नताइज जो हैं वो आने वाले दिनों में ख़ित्ते के ऊपर भी पड़ेंगे। और मुझे लगता ये है कि देखिए, इसके बगैर तो मुमकिन नज़र ही नहीं आता था कि अमेरिका जो है वो ये जंग या जो है वो रुकवाने में कामयाब हो सकता। अब सूरत हाल डेवलप हुई है कि रशिया जो है वो किसी हद तक अपनी शराइत के ऊपर, जंग के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन देखते हैं कि इसके ऊपर क्या शराइत तय होती हैं। ठीक है, शराइत क्या तय होती है ये देखने की ज़रूरत है। सज्जाद साहब, रूस और यूक्रेन जंग के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, नतीजा क्या निकलता आप देख रहे हैं? लेकिन जी नतीजा तो पता नहीं क्या निकलता है, लेकिन ट्रंप ने एक नई सूरत हाल पैदा कर दी है। वो ट्रंप ये समझते हैं कि यूक्रेन के सदर को वो एक आमर करार देते हैं, डिक्टेटर कहते हैं, और कहते हैं कि हम जमहूरियत के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि यूक्रेन की एक डिक्टेटरशिप के लिए लड़ रहे हैं। उधर दुनिया की बड़ी ताकतें जो हैं बहुत सारी, वो ट्रंप को खुद एक आमर समझती हैं, एक डिक्टेटर समझती हैं, और एक डिक्टेटर करार देती हैं, जो जिसका एक लंबा इत्तेहाद जो था यूरोप के साथ कायम था, वो इत्तेहाद भी टूटता हुआ नजर आता है इस पूरे पस मंजर के साथ। तो ये एक नया नक्शा बनता हुआ दिखाई देता है। और पहले इल्ज़ाम था पहले टर्म में ट्रंप के खिलाफ कि वो रूस का हामी है और उसको जिताने में रूस ने मदद की है। वो इल्ज़ाम लगता है, सही तो नहीं होगा पता नहीं, लेकिन ये लगता यही है कि रूस का झुकाव इनकी तरफ है। और ये मांग क्या रहे थे, यूक्रेन से मांग रहे थे कि जो रेयर अर्थ जो ज़खायर यहाँ यूक्रेन में है उनको उस पर ज़्यादादारी इनको दे दी जाए। तो अमेरिका भी अपना जिसे कहते हैं लुच चलना चाहता है, फायदा उठाना चाहता है। यूक्रेन भी सोच समझ के चलना चाहता है। वो उसने आखिर जंग लड़ी है, अपनी जमीन खोई है, अपने बंदे मरवाए हैं, जंग के हौलनाकी से। तो जाहिर है कि वो आसान नहीं होगा, और रूस के लिए भी तो शिकस्त तस्लीम करना तो नामुमकिनात में से है। ठीक है, इस पूरी सूरत हाल में ट्रंप का जो किरदार है, जो खुद डिक्टेटर है, वो दूसरे को डिक्टेटर कह रहा है। खाकवानी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस शिफ्ट को जो ट्रंप ने लिया है इक़्तिदार में आने के बाद? देखिए, ट्रंप न रूस का इत्तेहादी है, न किसी और का इत्तेहादी है। वो अमेरिका को सबसे पहले अमेरिका फर्स्ट के हवाले से देख रहा है। मतलब अब देखें ना, अब अगर फर्ज करें इसको, अगर रिवर्स कर दी जाए, पॉलिसी को उलट कर दें, तो यूक्रेन वार 2 साल और चले, अगले 2 सालों में अमेरिका इस पे कम से कम भी 80, 90, 150 से लेके $100 अरब खर्च करेगा। अमेरिका वेपन देने पड़ेंगे और सी मदद देनी पड़ेगी। तो वो ट्रंप कहते हैं मैं क्यों पैसे लगाऊं उस पे? वो कहते हैं अगर लड़ना है तो अगर उनको नेटो में भी वो ये कहते हैं कि नेटो के मुल्क है वो खर्चा उठाएं अपना। बल्कि इवन रशिया में जो मुज़ाकरात में रशियन ने ये बात की है कि आपका $300 अरब खर्च हुआ है अमेरिका के साथ। $300 अरब, यानी कितनी बड़ी रकम है। तो वो मेरा ख्याल है कि वो ट्रंप उस चक्कर में भी है कि वो $300 अरब भी किसी तरह ले ले। वो हर एक से पैसे ले रहे हैं। अब आप देखें एप्पल जैसी कंपनी से उसने $500 अरब की इन्वेस्टमेंट करवा रहा है वहाँ। ठीक है खाकवानी साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, मेरे पैनल की राय आपने जानी। प्रोग्राम से इजाजत, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।